नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर रायपुर से है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में माओवादियों हिंसा से पीड़ित बस्तर के लगभग 55 नागरिकों को बुलाया गया, जो हाल ही में अपनी व्यथा और समस्याओं को व्यक्त करने दिल्ली गए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अनुपस्थित होने के कारण इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय ने बस्तर के नागरिकों का गर्मजोशी से स्वागत भी किया और उनको दोपहर का भोजन भी करवाया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से संवाद किया है और इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ की परिसंकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से पार्टी की सदस्यता लेने वाले सभी युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे लिखा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के साथ राजधानी के नालंदा परिसर पहुंचे और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर युवा साथियों को सदस्यता अभियान के तहत भाजपा की सदस्यता भी दिलाई गई। वहीं छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने शिवरी नारायण में भगवान राम और माता शबरी की पूजा अर्चना की। गिरोधपुरी धाम में गुरु गद्दी का दर्शन कर यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के द्वारा 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गिरोधपुरी धाम से न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इस यात्रा में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे। यह यात्रा बलौदाबाजार जिले से होते हुए लगभग 128 किलोमीटर 7 दिन तक होगी। रायपुर में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। इस न्याय यात्रा का उद्देश्य छत्तीसगढ़ बिगड़ी कानून व्यवस्था, हत्या, सामूहिक हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार, पुलिस लोगों के खिलाफ घटनाओं को लेकर न्याय यात्रा निकालकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। इस यात्रा में पहले दिन दीपक बैज, चरणदास महंत शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा के पहले ही पोस्टर वॉर भी कांग्रेस विवादों में छा गई। पोस्टर वॉर की वजह से तो रायपुर में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है। 2 अक्टूबर तक यात्रा जारी रहेगी। तो कांग्रेस की न्याय यात्रा पर विवाद भी शुरू हो गया है। पोस्टर वॉर के जरिए ये विवाद भी हो रहा है। 2 अक्टूबर तक यात्रा चलेगी। आपको बता दें, आज से यात्रा की शुरुआत होगी। 128 किलोमीटर तक ये यात्रा चलेगी। 7 दिन तक इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो रायपुर में इस यात्रा का समापन भी किया जाएगा। इस न्याय यात्रा के जरिए उत्तर छत्तीसगढ़ में बिगड़ी कानून व्यवस्था, हत्या और महिलाओं की सुरक्षा के तमाम मुद्दों को घेरती हुई कांग्रेस नजर आएगी। तो इस यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। 2 अक्टूबर तक इस यात्रा चलेगी और रायपुर में यात्रा का समापन किया जाएगा। तो इस यात्रा में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। यह यात्रा बलौदाबाजार जिले से लगभग 128 किलोमीटर होते हुए 7 दिन तक चलेगी। रायपुर में इस यात्रा का समापन किया जाएगा और कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वो मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर घेराव करती हुई नजर आएगी। हत्या, सामूहिक हत्या, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार, दुष्कर्म, गैंगरेप जैसी घटनाओं को लेकर कांग्रेस इस यात्रा में राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। तो पुलिस लोगों के खिलाफ घटनाओं को लेकर जिस तरीके से रवैया अपना रही है, उसको लेकर भी न्याय यात्रा की शुरुआत करी रही है कांग्रेस। और इस न्याय यात्रा में कांग्रेस जनता की आवाज को भी बुलंद करती हुई नजर आएगी और महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। तो इस यात्रा में पहले दिन दीपक बैज, चरणदास महंत शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा के पहले ही पोस्टर वॉर भी नजर आई थी।
जिसकी वजह से कांग्रेस विवादों में आ गई थी। तो आपको बता दें कि आज से कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगी। रायपुर में इस यात्रा का समापन होगा और इस यात्रा का उद्देश्य सरकार को घेरने का है, सरकार के उन तमाम विफलताओं को दिखाने का है जिससे महिलाओं को भी परेशानी हो रही है, वहां के लोगों को परेशानी हो रही है। तो जनता की सुरक्षा को लेकर लगातार नया इस यात्रा की शुरुआत की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रदीप, आज से यात्रा की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस यात्रा में? जी, मैं आपको बता दूं कि आज को 7 दिन तक चलने वाली न्याय यात्रा की शुरुआत होती है। तो रायपुर में इस यात्रा का समापन होगा 27 सितंबर, यानी कि आज से कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। 2 अक्टूबर तक यात्रा चलेगी और इस यात्रा का उद्देश्य सरकार को घेरने का है, सरकार की विफलता को दिखाने का है। तो सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर आएगी। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार से सवाल भी पूछ रही है, लगातार सरकार से कानून व्यवस्था पर सवाल करती हुई नजर आ रही है। तो 2 अक्टूबर तक यात्रा चलेगी और रायपुर में यात्रा का समापन किया जाएगा। वही खबर रायपुर से है, जहां मैन पार्ट में टीकाकरण के बाद 3 महीने की दूध मुंही बच्ची की मौत हो गई है। परिजनों का कहना है कि टीकाकरण के पहले उनकी बच्ची स्वस्थ थी। बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इस बीच इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आ गया है। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि यह जानकारी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। माता पिता ने बताया है कि टीका लगने के बाद बच्चे को बुखार आया, जिसके कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। टीएस सिंहदेव ने आगे कहा कि मीडिया में ये खबर आई है कि डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की मौत दूध की सांस की नली में अटकने के कारण हुई। तो इस मामले पर गंभीरता से हो इसकी जांच टीएस सिंहदेव ने कहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण जानकारी आई है कि मैनपाट में ग्राम परपटिया के एक आंगनबाड़ी केंद्र में जहां नियमित टीकाकरण हुआ, वहां माता पिता ने बताया कि टीका लगने के बाद में बच्चे को बुखार आया और उसके बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। मीडिया में जो बात आई है वो डॉक्टर का ये कहना है, डॉक्टर्स का ये कहना का है या सीएमएचओ का ये कहना है कि दूध सांस की नाली में अटक जाने से दूध पी रहा होगा बच्चा, उस कारण से मृत्यु हुई है। तो ये मेरे लिए कहना कठिन है बिना पूरे तथ्य के, लेकिन अगर बुखार आया तो ये अपने आप में ये बात दर्शाता है कि टीका के बाद कोई ना कोई रिएक्शन हुआ और टीका लगने के बाद ही बच्चे की मृत्यु हुई। इसमें जो भी दवाई का इस्तेमाल किया गया है टीकाकरण में, उन बैच की सारी दवाइयों को फिलहाल रोक लेना चाहिए। जहां जहां भेजा गया है लगाने के लिए टीका, उसको अलग कर देना चाहिए, स्टोर में रख लेना चाहिए और उसकी जांच करा के अगर वो सैंपल फिर सही पाया जाता है तब फिर उसका उपयोग करें। ये भी जानकारी ले लेनी चाहिए कि जब खरीदा गया था ये टीका तो उस समय इसका क्वालिटी कंट्रोल हो गया था कि नहीं। ये लैब में भेजा जाता है, सारी दवाइयां भेजी जाती हैं और सैंपल जब क्लियर होके आता है 2-3 लैबोरेटरी में भेजा जाता है तब फिर उसको उपयोग में लाया जाता है। ये वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज राहत मिल गई है। भिलाई 3 थाना पुलिस ने लगभग 6 घंटे बयान के बाद उन्हें छोड़ दिया है, पर उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया है। मामला भिलाई 3 के डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय के प्रोफेसर से जानलेवा हमला, अपहरण और सुपारी से जुड़ा हुआ है। भिलाई 3 थाने में छावनी सीएसपी हरीश पाटिल की मौजूदगी में थाना प्रभारी मनीष ध्रुव द्वारा पूछताछ किया गया। वहीं दूसरी ओर चैतन्य बघेल के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता और महापौर निर्मल कोसरे पूरे समय थाने में मौजूद रहे।
चैतन्य बघेल जी को थाना में बुलाया गया था बयान देने के लिए, और उन्होंने स्वतः आज 11:30 बजे के बाद 12 बजे लगभग थाना आए और पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्होंने उनको सहयोग किया। ऐसा अभी तक किसी ने नहीं बोला है कि उनको दोबारा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। बयान देने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने बयान दिया है, और क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, ये तो वो जानेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। श्रीकांत, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बताना चाहेंगे कि पूरा मामला ब्लैकिंग कॉलेज, सरकारी कॉलेज का है। उत्तर प्रदेश कॉलेज में विनोद शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिनके ऊपर 2 महीना पहले लगभग 19 जुलाई को हमला होता है, जिसमें 19 तरीके से 2 है जो हमलावर थे, जो बाइक में आते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, डंडे और कांच से काफी जम के मारपीट करते हैं, जिसकी वजह से वो घायल हो जाते हैं और उनको सरकारी हॉस्पिटल से सीधे उनको एम्स में ट्रांसफर किया जाता है। अब इसी से बताया जाएंगे कि लगभग जो एक्स सीएम है भूपेश बघेल, उनके जो बेटे चेतन बघेल, कहीं ना कहीं पुलिस को एक सुराग मिलती है कि 5 लोग गिरफ्तार होते हैं और उनका समीक्षा बताया है आपके सामने। तब उनके घर में जाकर के उनको नोटिस दिया जाता है, उनकी बहन को नोटिस दिया जाता है दीप्ति बघेल को कि पूछताछ होगी। महिला की वजह से एक दिन पहले उनको पूछताछ होती है, उनके मोबाइल को जब्त किया जाता है। तब जो चेतन बघेल उनको बुलाया गया था बयान देने के लिए, जिससे चेतन बघेल आते हैं। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे उनसे लैट्रिन थाने में सीएसपी की मौजूदगी में बस कमरे में बॉडी उसका पूरा मतलब ध्यान लिया जाता है इस मामले को लेकर उनकी समीक्षा कैसी है, जो हमलावर थे उनको कैसे चेतन बघेल जानते हैं और उनसे व्यापारिक संबंध है किस तरीके से है, उनको भगाने में फरार होने में कोई उनकी समीक्षा तो नहीं है। इस तरह की तमाम बंद कमरे में उनसे लगभग 4.5 घंटे के आसपास पूछताछ होती है। वहीं पे जब चेतन बघेल से मीडिया क्या मामला है, तो चेतन बघेल वापस इसमें हमने आपको बयान दर्ज कर दिए और आप पुलिस विभाग से पूछ सकते कि मुझे क्यों बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं ये मामला इर्द गिर्द चेतन बघेल के आसपास घूमता नजर आ रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके जिनसे रिमांड में लिए गए जो 5 लोगों ने, उनका बयान आने के बाद ही हम चेतन बघेल को बुलाए थे बयान के लिए। इसके यहाँ पे सबसे बड़ी बात चेतन बघेल और पुलिस हर तरीके से पुख्ता कदम रख रही कि कहीं भी कुछ चीजें ऐसी ना हो जो वापस उनके पुलिस डिपार्टमेंट को नुकसान हो। तो कल जिस तरह से उनको बुलाया गया था और उनके जो दोनों मोबाइल जब्त किया गया था, उनकी बहन का मोबाइल जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया में ये नजर आ रहा है कि बिल्कुल श्रीकांत, फोन जब्त कर लिया गया है, फॉरेंसिक में भेज दिया गया है। क्या कुछ रिपोर्ट भी सामने आई है और क्या कुछ फोन से बरामद किया गया? जब हमने सुरक्षा पाटिल से बात की, मीडिया कर्मी वहां से बात की, तो पूछे कि क्या मामला है। उनका कहना था कि अभी हमें सिर्फ सुराग मिला है, उसके बेस पे हमने उनकी पूछताछ के लिए बुलाया थे चेतन बघेल को और उसकी बहन का भी मोबाइल हमने जब्त किया है। अभी मामला है, जब तक फॉरेंसिक जांच नहीं हो जाती उनके मोबाइल की पूरी तरीके से, तब तक कुछ भी कह पाना सही नहीं होगा, क्योंकि एक बड़े परिवार से आते हैं। एस सीएम रह चुके, अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस सरकार से बीजेपी सरकार बनी हुई थी छत्तीसगढ़ में, और वही जब निर्मल कोसे से मीडिया कर्मी पूछते थे, उनका साफ तौर पर कहना होता है कि बदला शादी प्रक्रिया चेतन बघेल को पूछा जा रहा है, उनके परिवार को, मतलब एक्स सीएम जो भूपेश बघेल के परिवार को यहाँ पे सीधे से टारगेट किया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के ऊपर हमलावर नजर आया पूरी कांग्रेस जी बिल्कुल श्रीकांत, सवाल ये भी उठता है कि चैतन्य बघेल और डॉक्टर खूबचंद बघेल वहां विद्यालय के प्रोफेसर के बीच आखिर क्या रिश्ता था, किस रिश्ते के साथ उनका मेलजोल था? जांच कर रही है कि जो हमला हुआ सुपारी किलिंग का मामला है। साफ तौर पे ये सुपारी दी जाती है कुछ पैसों के लालच में, कुछ युवा करते, इसमें जो प्रदीप जो मुख्य आरोपी साजिश करता है, उनका समीक्षा कहीं बिजनेस में भी चेतन बघेल के साथ में है और काफी पुरानी दोस्ती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें घूम फिर के चेतन बघेल के नजर आ रही है। आखिर क्या ऐसा कारण है कि चेतन बघेल और उनकी बहन का जो मोबाइल जब्त किया गया है, फॉरेंसिक जांच के लिए गया हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनकी समीक्षा नजर आ रही है, जिससे लेकर पुलिस भी काफी सतर्क नजर आ रही है कि काफी बड़ा मतलब विपक्ष के नेता जो है एक्स सीएम भी रह चुके हैं भूपेश बघेल, जिसको लेकर के पुलिस भी
बहुत संयम से सारी चीजों को हैंडल कर। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चैतन्य बघेल से 6 घंटे पूछताछ की गई, जिसके बाद उनका फोन जब्त कर लिया गया है। खबरों बढ़ते आगे। बस्तर अबूझ माड़ या नाम सुनते ही घने जंगलों, कठिन पहाड़ियों और वहां छिपे खतरनाक नक्सलियों का ख्याल आता है, जहां आम इंसान का पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। वहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ का यह दुर्गम इलाका वर्षों से नक्सलियों का अड्डा बना हुआ था, पर अब हालात बदलने लगे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चलाए गए मार बचाओ अभियान ने इस इलाके में शांति की एक नई उम्मीद जगाई है। सुरक्षा बलों ने 7 दिनों तक चले एक लंबे और चुनौतीपूर्ण अभियान में न केवल नक्सलियों को करारा जवाब दिया है, बल्कि उनके सबसे बड़े नेताओं में से 3 को खत्म भी कर दिया है। तो जवानों को ये बड़ी कामयाबी मिली है और यह ऐतिहासिक जीत नक्सलियों के खिलाफ ये जीत मिली है। 50 लाख के 3 खूंखार नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तो सुरक्षा बलों ने तत्काल सामने करते हुए काफ़ी उत्कृष्ट करकर अभियान संचालित किया, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी अच्छा रिकवरी भी हुआ। और वर्ष 2024 की हम बात करेगा, पूरा बस से सम्मान करने के प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप कुल 157 माओवादियों का जानकारी रिकवर किए थे। उसमें खासतौर पर 10 माओवादी कैडर है, जिसमें DKSSC और जोगन्ना DKSSC क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए मुझे उसको उनके फीडबैक में दिया जाते, जैसे जैसे जनता का फीडबैक मिलते हैं उनके माध्यम से ग्रामीण के माध्यम से साथ ही उसी को विचार विमर्श करके सही निर्णय लिया जाएगा। वहीं रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम आवास में खेल संबंधित बैठक आयोजित। सीएम साय ने की खेल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा। खेल विभाग के काम और योजना की ले रहे हैं जानकारी। खेल सुविधाओं के विस्तार पर हो रही है चर्चा। खेल मंत्री, मुख्य सचिव, राज्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद। तो सीएम आवास में खेल संबंधित बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ तमाम बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल है। तो सीएम साय ने खेल और युवा कल्याण विभाग के साथ ये समीक्षा बैठक की है। खेल विभाग के काम और योजना की जानकारी ली जा रही है। तो युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगातार राज्य सरकार काम कर रही है और ऐसे में आज फिर से खेल विभाग के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। सीएम आवास में खेल संबंधित बैठक आयोजित की गई है। खेल सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा भी की गई है। खेल मंत्री, मुख्य सचिव, राज्य सचिव समेत कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सीएम आवास में खेल संबंधित बैठक आयोजित की गई है और सीएम साय ने खेल और युवा कल्याण विभाग की समीक्षा की है। खेल सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा की जा रही है। तो सीएम आवास पर समीक्षा बैठक की गई है। खेल संबंधित बैठक आयोजित की गई है और खेल विभाग के काम और योजना की जानकारी ली जा रही है। खेल विभाग से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो खेल मंत्री, मुख्य सचिव, राज्य सचिव समेत कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। सीएम साय विभाग के कामों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सीएम आवास में खेल संबंधित बैठक की ये बैठक आयोजित की गई है। खेल मंत्री, खेल राज्य सचिव भी इस बैठक में शामिल है। युवाओं के कल्याण को लेकर भी चर्चा की जा रही है। लगातार युवाओं को लेकर सरकार नए कदम उठा रही है और ऐसे में खेल सुविधाओं को लेकर ये फिर से बैठक की जा रही है। सीएम आवास पर बैठक का आयोजन किया गया है। खेल मंत्री, मुख्य सचिव, राज्य सचिव समेत कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो खेल सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की जाएगी। किस तरीके से युवाओं को खेल के प्रति और भी प्रोत्साहित किया जाए, स्पोर्ट्स स्पिरिट किस तरीके से जगाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो सीएम साय लगातार खेल सुविधाओं को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे। तो सीएम आवास में खेल संबंधित बैठक आयोजित की गई है।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। मनोज, सीएम आवास में खेल संबंधित बैठक आयोजित की गई है, कौन कौन इस बैठक में शामिल है? जी श्रुति, आपको बता दूं कि सीएम विष्णुदेव साय आज अपने निवास कार्यालय में खेल कूद के साथ साथ राजस्व विभाग की भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और साथ में मंत्री संतराम वर्मा भी राजस्व मंत्री हैं, खेल कूद युवा कल्याण मंत्री हैं और साथ में तमाम राजस्व के और खेल कूद के जो वरिष्ठ अधिकारी गण हैं वो भी बैठक में मौजूद है। और विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार खेल को कैसे डेवलप किया जाए, छत्तीसगढ़ के जो खेल हैं उनको कैसे ज्यादा विकसित किया जाए, खेल खिलाड़ियों को सुविधा कैसे दिया जाए, इन सब तमाम मुद्दों पर बात हो रही है। इस बैठक में साथ ही साथ राजस्व प्रकरणों का भी निवारण कैसे हो, जनता को उसकी सुविधा कैसे मिल पाए, इन सब बातों को लेकर आज ये बड़ी बैठक चल रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए मनोज, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो सीएम साय बैठक ले रहे हैं और बैठक का आयोजन किया गया है। खबरों बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है जहां अधिकारी फेडरेशन ने आज राज्य व्यापी कलम बंद, काम बंद, ताला बंद का आह्वान किया है। फेडरेशन ने मोदी की गारंटी लागू करने की मांग पर हड़ताल का ऐलान चौथे चरण में किया है। इस चरण में 33 जिला और 146 विकासखंड के कर्मचारी अधिकारी प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो आज से हड़ताल पर अधिकारी कर्मचारी हैं। तो अधिकारी फेडरेशन ने आज राज्य व्यापी कलम बंद, काम बंद और ताला बंद का आह्वान किया है। राज्य कर्मचारी बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। फेडरेशन ने मोदी की गारंटी लागू करने की मांग पर हड़ताल का ऐलान किया है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ मांगे हैं अधिकारियों की, क्योंकि काम बंद ताला बंद का आज आह्वान किया गया है? जी आपको बता दें कि कर्मचारियों की और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें 4 लाख कर्मचारी जो अधिकारी जो शामिल है आज हड़ताल पर है। ऐसी मालूम है कि हम लोगों को केंद्र के अनुसार जो सुविधा आवासीय घटना है तो प्रदेश के 4 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं और आज से हड़ताल की शुरुआत की गई है। चौथे चरण में ये हड़ताल का चौथे चरण तक हड़ताल किया जाएगा। इस चरण में 33 जिला और 146 विकासखंड के कर्मचारी अधिकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अधिकारी आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी आक्रोशित है। फेडरेशन ने मोदी की गारंटी लागू करने की मांग पर यह हड़ताल शुरू किया है। तो 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार कर्मचारी आक्रोशित है। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज हड़ताल पर अधिकारी कर्मचारी हैं और 4 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। खबरों बढ़ते हैं आगे। बलौदाबाजार पुलिस ने जिले में ब्राउन शुगर की सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोलकाता के भाटपारा से ब्राउन शुगर की सप्लाई किया करता था। पिछले दिनों पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र वर्मा की 49 पुड़िया ब्राउन शुगर और 31 नग नाइट्रावेट गोली के साथ पकड़ा है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने भाटापारा निवासी की एक युवक कोलकाता से ब्राउन शुगर लाकर देता था। वहीं पुलिस ने राज को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 49 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। वहीं बलौदाबाजार जिले में 10 जून को हुए धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में तोड़फोड़ में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले 365 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक
185 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों को फोटो, वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पहचान की जा रही है। भारत टंडन कोपेरी थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग से गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।